लास्ट वीडियो में जो मैंने सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाया था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, आज उसका यूज करते हुए हम एच.सी. वर्मा के चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जो कि वर्कड आउट एग्जांपल्स में दिया हुआ है। और वर्कड आउट एग्जांपल में एच.सी. वर्मा ने इनको इस क्वेश्चन को ग्राउंड के रेफरेंस में सॉल्व किया है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक्सेलरेटिंग फ्रेम में सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि आंसर क्वेश्चंस किस तरीके से लिखते हैं और आंसर ग्राउंड के फ्रेम में और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम आता है। ये कॉन्सेप्ट मैं अभी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से फ्रेम स्विच करना जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। इसलिए शुरुआत में आप ट्राई करो कि आप दोनों फ्रेम्स में अपने इक्वेशंस को लिखो, जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इक्वेशन और सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो एच.सी. वर्मा में दिया हुआ है। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये सरफेस स्मूथ है। यहाँ पे एक मास है, एक ब्लॉक है जिसका मास है m1, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m2, ये ब्लॉक है जिसका मास है m3। ये दो पुलीज हैं, ये दो पुली जो है वो कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस और वेटलेस हैं। ये सरफेस भी स्मूथ है एंड द स्ट्रिंग्स आर आल्सो फ्रिक्शनलेस। तो जब भी स्ट्रिंग्स स्मूथ, फ्रिक्शनलेस और वेटलेस होते हैं और पुलीज वेटलेस होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे टेंशन लिखते हैं T1 तो ये कंस्टेंट से हो जाएगा यहाँ पर भी T1, और इसको मान लो T2 लिखते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा ये T2। तो इन दोनों के बीच में हमेशा एक कंस्ट्रेंट, एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं फॉर लाइट पुली, दैट इज 2T2 विल बी इक्वल टू T1। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मान लेते हैं A0 और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं इस डायरेक्शन में A1, तो ये पुली के कंस्ट्रेंट से इस M3 का एक्सेलरेशन हो जाएगा इस डायरेक्शन में A1। इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जितना तेजी से ऊपर जाएगा ये उतनी ही तेजी से नीचे आएगा। अब यहाँ पर ये पुली जो है, ये पुली A जो है वो हिंज्ड है, तो ये पुली A सिर्फ रोल कर रहा है। ये जो पुली है ये रोल करने के साथ साथ नीचे भी आ रहा है। तो अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A0 है तो इस पुली का भी एक्सेलरेशन A0 होगा। ठीक है, तो अब जो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा था, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा कि हम इक्वेशन को इस पुली के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। कौन से इक्वेशन को? M2 और M3 के लिए। तो बेसिकली हमारा इंटेंट क्या है अभी इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमारा इंटेंट है A0 फाइंड आउट करना, विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ M1। ठीक है, A0 को हमें निकालना है। हमारे लिए वेरिएबल क्या क्या है? A0 हमारे लिए वेरिएबल है, A1 हमारे लिए वेरिएबल है, T1 हमारे लिए वेरिएबल है, T2 हमारे लिए वेरिएबल है। तो हमारे पास 4 टोटल वेरिएबल हो गए हैं। तो हमारे पास मिनिमम 4 इक्वेशंस होने चाहिए, तब हम जाकर इस A0 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो पहला इक्वेशन तो T1 और T2 को रिलेट करता हुआ स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट से निकल गया। ठीक है, अब इस पुली और इन दोनों ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो वो कैसे बनेगा? ये पुली मान लो B है, ये M2 है, ये M1 है, ये M3 है, सॉरी। और अब हम क्या कर रहे हैं? हम पुली के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या है ये? B नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि B खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है A0 से नीचे की तरफ, और ये M2 एक्सेलरेट कर रहा है A1 से, और ये M3 एक्सेलरेट कर रहा है M3 से नीचे, A3 से, सॉरी, A1 से नीचे की तरफ M3 एक्सेलरेट कर रहा है। अब जब हम इस पुली के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा कि ये पुली अब रेस्ट पे हो गया। जिस चीज के ऊपर बैठ के देखते हैं वो चीज खुद से रेस्ट में हो जाती है। ठीक है, तो अब पुली के रेस्पेक्ट में हमें समझना है कि हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। पुली पे बैठ के देखने पे, बैठ के देखने का मतलब है कि आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि अब आप पुली पे बैठ चुके हो B पे, और अब आप रेस्ट पे हो पुली के रेस्पेक्ट में। पुली अब एक्सेलरेशन A से जा रही है, आप भी एक्सेलरेशन A से जा रहे हो, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में पुली मूव नहीं कर रही। अब आपके रेस्पेक्ट में क्या मूव कर रहा है? M2 मूव कर रहा है और M3 मूव कर रहा है। M2 कैसे मूव कर रहा है? A1 एक्सेलरेशन से ऊपर, और M3 कैसे मूव कर रहा है? A1 एक्सेलरेशन से नीचे। ठीक है, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इस पर लग रहा है M2G नीचे की तरफ, टेंशन T2 ऊपर की तरफ जो T2 था,
और एक सूडो फोर्स लग रही है इस पर M2A0 इस डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन। सेम M3 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, M3G नीचे की तरफ, T2 ऊपर की तरफ, और ऊपर के ही तरफ लग रहा है M2A0। एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। तो अगर हम M2 के लिए अब इक्वेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, T2 प्लस M2A0 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। M3 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, M3G माइनस T2 माइनस M3A0 इज इक्वल टू M3A1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये M2 नहीं है, ये M3 है, M3A0। ठीक है, तो 3 इक्वेशन तो हमारे पास आ गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। और अब चौथा इक्वेशन कैसे आएगा, चौथा इक्वेशन बहुत ही आसान तरीके से आएगा। इसका चूंकि ये एक स्मूथ सरफेस पे M1 ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो इसका इक्वेशन हम ग्राउंड के फ्रेम में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। उसका ग्राउंड का फ्रेम का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन फॉर M1 इन ग्राउंड फ्रेम। तो इसका FBD बनाएंगे। ये स्मूथ सरफेस पे M1 है, इस पर टेंशन T लग रहा है, ऊपर N लग रहा है, नीचे M1G लग रहा है। तो M1G और N तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो x डायरेक्शन में T लग रहा है वही इसको एक्सेलरेट कर रहा है, और ये एक्सेलरेट कितने से हो रहा है, A0 से। तो T1 लग रहा है, T1 इज इक्वल टू M1A0। ये चौथा इक्वेशन हो गया। तो अब हमारे पास कितने इक्वेशन हो गए, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये देखो A1 लिखेंगे हम यहां से, A1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 A1 क्या हो जाएगा, A1 विल बी इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1,4। 1 और 4 का भी यूज करेंगे हम। 1 और 4 का कैसे यूज करेंगे, T1 को T2 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, T1 को T2 को लिख सकते हैं T1/2। ठीक है, T1/2, और यहां पे T2 को लिख दिया अगर T1/2, तो T1 को लिख सकते हैं M1A0। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम यहां पे M1A0 बाई 2, और M2 नीचे आ जाएगा तो M2 माइनस M2 यहां पे आया, नीचे कट गया तो ये हो गया प्लस A0, और ये M2 से कट गया तो ये हो गया माइनस G। A1 की वैल्यू कितनी आ गई, T2/M2 प्लस A0 माइनस G। और T2 को मैंने क्या लिखा, T2 को लिखा मैंने T1/2, और T1 को क्या लिखा, M1A0। तो यहां से आ गया ये M1A0/2 M2। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं हम A1 माइनस A0 इज इक्वल टू M1A0/2 M2 माइनस G। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब सेम काम करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1 एंड 4 का यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 में इसको M3 से डिवाइड किया, इधर आया तो A1 विल बी इक्वल टू G माइनस T2 के साथ फिर वही करना पड़ेगा, T2 विल बी इक्वल टू T1/2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड T1 विल बी इक्वल टू M1A0। तो ये हो जाएगा M1A0/2 M3 माइनस A0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, तो ये हो गया, नहीं सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 6 नहीं, इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। A1 प्लस A0 विल बी इक्वल टू G माइनस M1A0/2 M3। देखिए इंटेंट हमेशा याद रखना है। इंटेंट क्या है हमारा, हम सॉल्व कर रहे हैं A0 के लिए, हमें A0 चाहिए। अब यहां से हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 5 को देखना है। अगर 5 और 6 को ऐड कर दिया हमने तो क्या होगा, A0 प्लस A0 और माइनस A0 कैंसिल हो जाएगा, हमें 2A1 आंसर, मतलब A1 हमारा वेरिएबल बचेगा और वो आ जाएगा M1 M2 M3 और G और इसके टर्म्स में। हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है A0, है ना। तो हमें एलिमिनेट करना होगा A1 को। A1 एलिमिनेट कैसे होगा, A1 एलिमिनेट होगा अगर हम 6 इक्वेशन नंबर को 5 में से 5 इक्वेशन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A0
ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2a0 और ये g है यहाँ, और यहाँ भी माइनस g है, तो जाके उधर हो जाएगा ये 2g, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस m1a0 बाई 2m3, और ये हो जाएगा माइनस m1a0 बाई 2m2। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो बस सिंपल है, यहां से हम 2 काट देंगे, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो a0 इस 1 और इन दोनों को इधर ले आए इक्वल टू साइन के, तो प्लस m1 बाई 4m3 प्लस m1 बाई 4m2 will be equal to g. So this implies that a0 is equal to g by 1 plus m1 by 4, इसमें से कॉमन ले लिया, m1 by 4 into 1 by m2 plus 1 by 3। ये आ गया हमारा आंसर, और आप एचसी वर्मा बुक में इसको चेक कर सकते हैं, ये आंसर और वो आंसर बिल्कुल सेम होगा, जबकि एचसी वर्मा ने इसको, इस इक्वेशन को ग्राउंड के फ्रेम में समझाया है, मैंने इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समझाया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कभी भी अपने फ्रेम को इंटरचेंज करके सही आंसर पे पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है कि आपको अब इक्वेशंस लिखने आ गए हैं। आपको अल्टीमेटली इक्वेशंस लिखना सीखना है कि अगर सेम इक्वेशन को हम ग्राउंड के फ्रेम में देख रहे होते तो कैसे लिख रहे होते, क्या विजुअलाइज कर रहे होते और कैसे लिख रहे होते, और सेम चीज को अगर हमने पुली पे बैठ के एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको एनालाइज किया है तो कैसे किया है। थैंक यू।